हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। तो हम देख रहे थे मौलिक अधिकार के चैप्टर को और अभी तक हम 4 मौलिक अधिकार को समझ लिए हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकार है जिसमें 4 समझ लिए हैं। पहला था समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 जो कि प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया जा चुका है। इस लेसन हम समझने वाले हैं शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और इसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार मतलब अपने शिक्षा और संस्कृति को आप सहेज सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो यह अधिकार किनको दिया गया है? तो केवल भारत में जो अल्पसंख्यक है इनको दिया गया है। समझ में आ गया? तो मतलब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यक से संबंधित है? तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 अनुच्छेद अल्पसंख्यक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक से संबंधित है। अब बार बार अल्पसंख्यक पर इसका मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक अल्प मतलब होता है कम, अल्प मतलब क्या होता है? कम। और संख्या मतलब क्या? नंबर। जिसका संख्या कम हो उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। तो हमारे यहाँ 2 तरह से अल्पसंख्यक को समझा जाता है। एक क्या है जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, एक होता है भाषा के आधार पर। समझने का प्रयास करते हैं। जनसंख्या मतलब मान लेते क्या है कि 100 को यहाँ पर क्या है, हमारे इंडिया की बात करते हैं, 100 जनसंख्या टोटल इंडिया के है। तो इसमें से क्या है कि आपका 80 को मान लेते क्या है हिंदू है, 80 को क्या है हिंदू है, और 10 को क्या है मुस्लिम है, 2 को क्या है ईसाई इत्यादि है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो आपका हिंदू है संख्या इनका ज्यादा है तो हो गया बहुसंख्यक, मतलब बहुत संख्या है तो ये क्या हो गया बहुसंख्यक हो गए। और मुस्लिम क्या हो गए अल्पसंख्यक, क्योंकि जनसंख्या क्या है अल्प में है तो अल्पसंख्यक। ईसाई भी क्या हो गए अल्पसंख्यक होंगे। मतलब जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को हम निर्धारित कर सकते हैं। अगला क्या है भाषा के आधार पर। मान लेते हैं हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है कि इंडिया में हिंदी बोलने वाले बहुत लोग हैं, मतलब हिंदी क्या है बहुसंख्यक में है, और जबकि और यहाँ मान लें तेलुगु यहाँ बोलते होंगे तो वो क्या होंगे अल्पसंख्यक में हो गए। लेकिन यहाँ जब लेसन को हम समझेंगे तो भाषा वाला चीज छोड़ देंगे और हम जनसंख्या वाला चीज को समझने का प्रयास करेंगे। मतलब जनसंख्या के आधार पर हमारे यहाँ अल्पसंख्यक के बारे में चर्चा किया गया है। अब अगला बात होता है क्या भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को डिफाइन किया गया है? तो मैंने एक लेसन में बताया था मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में ही, हमारे संविधान क्या है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इतना बड़ा संविधान मान लेते हैं। अब इसमें प्रॉपर हर एक चीज को डिफाइन करने लगेगा तो इतना बड़ा संविधान हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया भारतीय संविधान में लिखा गया अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन कहीं भी अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे संविधान में इस चीज को डिफाइन किया गया है अल्पसंख्यक को, अस्पृश्यता को, लाभ के पद को, तो सीधे आंसर बना के ये किसी भी चीज को डिफाइन नहीं किया गया। 6 धार्मिक समूह को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इसमें से मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, सिख, बौद्ध, जैन। मतलब देखिए यहाँ पर 6 धार्मिक समूह है जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो समझिए क्या मुस्लिम, ईसाई, पारसी हमारे यहाँ इसका उद्गम नहीं हुआ है, जबकि सिख, बौद्ध, जैन इंडिया से इसका उद्गम हुआ है। तो 6 टोटल धार्मिक समूह हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। हालांकि देखिए मुस्लिम को लेकर बड़ा विवाद रहता है क्योंकि मुस्लिम देखा जाए कि इंडिया में बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो बोला जाता है कि मुस्लिम को अल्पसंख्यक के श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी रखा गया। समझिए ये अधिकार क्यों दिया गया है। देखिए अगर क्या है कि अल्पसंख्यक के मन में लगता है कि बहुसंख्यक हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे तो अल्पसंख्यक इंडिया में कभी भी सेफ महसूस नहीं कर सकते, सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। तो हमारे भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो चूंकि भारत सबका है, चाहे आप कोई धर्म के रहिए, कोई जाति के रहिए, तो यहाँ यह प्रयास किया गया कि अल्पसंख्यक को कभी मन में यह डर ना लगे कि बहुसंख्यक हमारे धर्म संस्कृति को क्या करेगा खा जाएगा और हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बोल दिया गया कि हमारे यहाँ जो भी अल्पसंख्यक रहेंगे भारत में उनको क्या किया जाएगा, अधिकार दिया गया है कि अपने शिक्षा और संस्कृति को बचा करके रख सकते हैं। पॉइंट समझ में गया? अब एक और समझिएगा, यह जो अधिकार दिया गया केवल भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक को, मतलब समझिए हमारे यहाँ ईसाई क्या है अल्पसंख्यक है तो इंडिया के ईसाई को ही सिर्फ यह अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि यूरोप में ईसाई है तो वहां से आ जाएगा इंडिया में और बिना नागरिकता लिए बोले कि हमरो भी अल्पसंख्यक का अधिकार मिला, हम भी अल्पसंख्यक में है, तो नहीं। क्योंकि देखिए वहां तो बहुत संख्यक में ना है और हम देखिए दूसरे देश के खाली बारे में सोचेंगे तो अपना देश के नागरिक के बारे में कहाँ सोचेंगे। तो अल्पसंख्यक के बारे में जो अधिकार दिया गया केवल जो भारत के अल्पसंख्यक है, भारत में जो नागरिक है ना अल्पसंख्या में, सिर्फ उन्हीं को अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार भाई दिया क्या गया, समझिए क्या दिया गया है। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है कि जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है ना
उनको अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार होगा, सहेजने का अधिकार होगा। मतलब अल्पसंख्यक लोग क्या कर सकते हैं कि अपना जो बोली बोलते हैं ना, क्षेत्रीय बोली बोलते हैं जो भी, उसको अपना सुरक्षित करके रख सकते हैं, भाषा को रख सकते हैं, अपना लिपि को, और अपना उनका जो कल्चर है, अलग तरह का कल्चर, जैसे अब जैन है, बौद्ध है, सिख है, बहुत कम जनसंख्या में, तो इनको अपना संस्कृति को बचाने का अधिकार है। यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया। तो मतलब अल्पसंख्यक को अपना बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सहेजने का क्या है, अधिकार दिया गया है। अब इस जो भी चीज अधिकार दिया गया, ये बचेगा कैसे? तो उसके लिए क्या है कि अपने लोगों को जागरूक करेंगे, अपने लोगों को शिक्षित करेंगे कि आपका भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, आपका लिपि क्या है, तब तो बच पाएगा। तो अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक क्या करेंगे, अपना शिक्षण संस्थान खोलेंगे ताकि अपने जनरेशन को आगे की बात बता सके और उसका खुद से क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो दोनों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक लोग अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, संस्कृति को सहेज करके रख सकते हैं, उनको अधिकार दिया गया है। और 30 उसी का एक्सटेंशन है कि सबको सहेजने के लिए अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। यहाँ पर सरकार कोई भी हस्तक्षेप वगैरह नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, यहाँ अल्पसंख्यक को दिया गया भाषा का अधिकार, भाषा का अधिकार दिया गया है। तो भाषा को बचाने के लिए वो चाहे तो प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ये भी अधिकार दिया गया। आप जैसे इंडिया में देखते हैं क्या होता है कि इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहाँ पे हिंदी क्या है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है। और यहाँ पर क्या है कि तमिलनाडु में तमिल भाषा, यहाँ पर तेलुगु भाषा हो गया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु हो गया, केरल में मलयालम इत्यादि हो गया। तो यहाँ पर बोला गया था कि हिंदी भाषा को पूरे देश में फैलाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि हम हिंदी काहे सीखेंगे, हमको हिंदी सीखने से क्या फायदा है? अगर हम अंग्रेजी सीख लेते हैं और अपनी भाषा सीख लेते हैं तो हमको हिंदी सीखने की कोई जरूरत महसूस नहीं होता है, तो जबरदस्ती काहे सिखा रहे हैं? और कहीं ना कहीं सही भी है। देखिए समझिए क्या, अगर आप ही को यहाँ हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, तो पूरा देश घूम सकते हैं। तो आपको बोला जाएगा तेलुगु सीखे, तो आप सीखना चाहिएगा? नहीं सीखना चाहिए। हाँ, तेलुगु सीखने से अगर आपको नौकरी मिल जाएगा तब तो बात थोड़ा सा अलग वाली बात हो जाता है। लेकिन ये भी बात है कि अगर एक भाषा रहेगा तो पूरा देश में थोड़ा सा एकता की स्थापना होगा। तो थोड़ा सा अपना अपना दोनों पक्ष का अपना अपना मुद्दा है, ठीक ना। फिलहाल क्या समझिए कि भाषा को बचाने के लिए आप आंदोलन भी कर सकते हैं। इसीलिए देखिए क्या होता है कि जैसे हिंदी को इम्पोज करने का प्रयास किया जाता है दक्षिण भारतीय राज्य पर, तो दक्षिण भारत के लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं हिंदू के विरुद्ध में। मतलब क्या है कि भाषा को सहेजने के लिए आप प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, हमने क्या देखा, हमने देखा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो अनुच्छेद 29 और 30 क्या है, भारतीय अल्पसंख्यक को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिया गया। और यह केवल क्या है, भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए है, विदेश में रहने वाले अल्पसंख्यक के लिए नहीं है। आगे क्या बोले, अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सहेज सकते हैं। फिर क्या बोले अनुच्छेद 30 कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका खुद से प्रबंधन कर सकते हैं। एक और आपको बोनस पॉइंट बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। और समझिए जितना भी संपत्ति है सबसे छीना जा सकता है और बदले में सरकार पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अल्पसंख्यक का अगर शिक्षण संस्थान या इसका जमीन छीना जाता है तो इनको सरकार पैसा देने के लिए बाध्य है, मतलब हर्जाना देना ही देना है। दूसरा को हर्जाना नहीं दे सकता है, लेकिन इसको देना ही देना है। हालांकि आमतौर पर जब आपका संपत्ति लिया जाता है तो आपको हर्जाना दिया जाता है, लेकिन सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यहाँ एकदम बाध्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार समझ में आ गया।